हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी। तो आज जो हम लोग यूनिट चालू करने वाले हैं, जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, वो है यूनिट 4 यानी EMI एंड AC विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करेंट्स। तो पहले बता दे रहा हूँ, इस यूनिट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट मैंने डिवाइड किया है EMI विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपके टॉपिक्स आते हैं बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होते हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टॉपिक मैंने एक सेक्शन डिवाइड कर दिया है। दूसरा सेक्शन डिवाइड कर दिया है इसको मैंने AC में। मैं इसको दो सेक्शंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। AC क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। ठीक, तो इसमें सारी ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड बातें, LR सर्किट्स, CR सर्किट्स, LCR सर्किट्स, रेजोनेंट सर्किट्स, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो ये सब टॉपिक्स। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं। तो पहले इसको पढ़ाऊंगा फिर इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एपिसोड 1 ऑफ AC लिखा है मैंने, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट मेरे को सिग्निफिकेंस ज़्यादा लगता है, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। पर अगर आपने स्पेसिमेन पेपर ध्यान से देखा हो, आपने पुराने सब्जेक्टिव पेपर जो आते थे वो सब ध्यान से देखे हो, तो इवन अपने स्पेसिमेन पेपर में भी इसके ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन आए हैं। प्लस आपके पुराने जो सब्जेक्टिव पेपर होते थे, ऑब्जेक्टिव पेपर में भी इसके अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं भाई, 4 मार्क के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और जो पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था उसमें भी जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था वो भी इस यूनिट से आता था, इन सब टॉपिक से ही आता था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट यूनिट है, ये टॉपिक्स इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं, बिना किसी देरी के टॉपिक्स आज के शुरू करते हैं। देखो, मीम ऑफ द डे क्या है आज का? हाँ जी, टॉपर्स ड्यूरिंग एग्जाम। मैं नहीं दिखाऊंगा। हाँ जी, ये होता है, ठीक है। बहुत लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, कि आपके एग्जाम में आपका टॉपर बैठा हो, फिर वो दिखा ना रहो एग्जाम में, छुपा के एकदम से लिख रहा हो, ठीक है। तो ऐसा मत करना, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसा मत करना। मैं भी ऐसे करता था, मैं भी ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, 2 साल बाद जब कॉलेज वॉलेज और स्कूल जब सब कुछ चीज़ें ख़त्म हुई, 2 साल बाद जब कभी मिलता है तो बोलता है, और टॉपर क्या उखाड़ लिया एग्ज़ाम में ऐसे आंसर छुपा के। तो मत करना ऐसा, कुछ खास ऐसा कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। पर हाँ, कभी कभी अपने दोस्त की कुछ भी हेल्प कर सकते हो, या कुछ भी उसको थोड़ा सा तुम हेल्प कर सकते हो एग्जाम टाइम में, तो कर दिया करो। कोई ऐसा गलत बात नहीं है, एकदम कर सकते हो बिल्कुल। पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम उसके बगल में जाके बैठ जाओ कि सर ने बोला हेल्प करने को, तो हम तो भाई पूरी कॉपी उसको छपाएंगे, ये लो भाई। तो इससे खुद का भी नैया डुबाओगे, उसकी भी नैया डुबाओगे, ठीक है। तो ऐसा मत करना, ठीक है। थोड़ी बहुत हेल्प जो कि कर सकते हो तो कर लो, बिल्कुल कर लो। ऐसे मत बनना, ठीक है। स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल ठीक है। चलो आगे के टॉपिक्स देखते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? द करंट हुज मैग्नीट्यूड वैरीज बिटवीन टू मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है। हाँ जी, द करंट हुज मैग्नीट्यूड वैरीज बिटवीन टू मैक्सिमम वैल्यूज एंड द डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड वैरी करता है, ठीक है, टू मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में, और उसका जो डायरेक्शन है पीरियोडिकली रिवर्स होता रहता है, ठीक है। अगर कोई सर्किट है, ठीक है, उसमें अगर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक बार इस डायरेक्शन में घूमेगा और एक बार उसके उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। तो एक बार सर्किट में ऐसे जाएगा और एक बार सर्किट में उसी का उल्टा उल्टा जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन उसका पीरियोडिकली रिवर्स होता रहता है। तो एक बार पूरा पॉजिटिव होता है, एक बार पूरा नेगेटिव होता है। यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओ ऑल्टरनेटिंग करंट का और टाइम के बीच का, दोनों के ऑल्टरनेटिंग करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ बनाओ, तो ये कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। और ये कुछ साइनोसॉइडल ग्राफ है, ठीक है, साइनोसॉइडल ग्राफ है, ठीक है। तो साइनोसॉइडल ग्राफ है यानी साइन फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो उसमें टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, सिंपल चीज़ों को आप समझो। इसमें आपको डेप्थ नहीं पढ़ना है, डिटेल में नहीं जाना है। सिंपल देखो, अगर आपको यहाँ पे कोई टाइम है टी, ठीक, इस पॉइंट पे आपको करंट निकालना है आई, ठीक। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ, तो आप जानते होगे ना, एक पर्टिकुलर टाइम टी पे आपको करंट निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कहलाती है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कैन बी डिटरमाइंड बाई आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस फॉर्मूले से यू कैन डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, वेयर टी पे टी आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे ये टी की वैल्यू है,
ठीक है। आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई नॉट क्या है, आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक। ओमेगा क्या है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे आती है ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। आपकी जनरल फ्रीक्वेंसी होती है, जनरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ होती है, ठीक। तो ओमेगा भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसी से आती है, ओमेगा इक्वल्स 2πf होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जनरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखो, जनरल फ्रीक्वेंसी जनरली 50 हर्ट्स होती है, तो आप ये वैल्यू रखो तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप यहाँ रख सकते हो और फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हो, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ये हो गई, इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, ये तो चलो डायरेक्ट बातें आ गई। ये जो फॉर्मूला है आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसी चीज़ से रिजेंबल कर रहा है, ये किसी पुराने फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है, एसएचएम याद करो, 11th में एसएचएम एक टॉपिक होता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें एम्पलीट्यूड की इक्वेशन निकालते थे हम लोग, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकालते थे, ए इक्वल्स ए नॉट साइन ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे लिखते थे। ये एसएचएम की एम्पलीट्यूड इक्वेशन होती थी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है, ठीक। या एक्स इक्वल्स एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में पढ़ते थे, ठीक है, जो भी आप समझ लो, ठीक है। ये फॉर्म ज़्यादा समझने वाला है, ज़्यादा फेमिलियर होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन होती थी, ये सब एसएचएम में आती थी। तो देखो ये इक्वेशन भी इसी को रिजेंबल कर रही है, ठीक। तो ऐसा कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिंग करंट रिजेंबल्स एसएचएम, ठीक है, एग्जैक्टली एसएचएम नहीं, पर हाँ कह सकते हो कि उसकी इक्वेशन रिजेंबल कर रही है, उसके कुछ ना कुछ फॉर्मुलेज इसमें काम आएंगे, वैसा ही काम चलेगा, ठीक है। एसएचएम का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनता था, करंट का ग्राफ भी टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसा ही बन रहा है। एसएचएम में भी मैक्सिमम वैल्यू होती थी, एम्पलीट्यूड होता था, पीक वैल्यू होती थी, इसमें भी पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है। बस इसमें करंट के रिस्पेक्ट में चल रहा है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में और पार्टिकल के रिस्पेक्ट में चल रहा होता था, ठीक है। इसमें करंट के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ईएमएफ के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, और सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है आपका, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी कह सकते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम है, आप कुछ भी नाम से जानो, ठीक है। इसको इंस्टेंटेनियस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसको इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ करंट भी कहते हैं, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, जो कि ये वैल्यू होती है एकदम पीक वैल्यू, एकदम जो ऊंचाइयों पे छूता है ये, ठीक। आई नॉट इज द पीक वैल्यू, ठीक। ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, टी टाइम होता है, ठीक। तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें हो गई, ठीक। अब देखो थोड़ी और चीज़ें हैं, आपको ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल है, ये पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, ठीक। कि एक बार पूरा मैक्सिमम हुआ, एक बार पूरा मिनिमम हुआ, फिर नेगेटिव गया, ठीक है, दो मैक्सिमम वैल्यूज़ के बीच में वैरी किया, एक बार पूरा पॉजिटिव हुआ, एक बार पूरा नेगेटिव हुआ करंट, ठीक है। तो ये पूरा जो ज़ीरो से लेके अगर मैं टी तक का हूँ, ठीक, ज़ीरो से लेके टी तक का जितना भी आपका डिस्टेंस है, जितना भी आपका वेरिएशन हो रहा है, ये कहलाता है वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल। जीरो से लेके टी तक जितना भी वेरिएशन हो रहा है करंट में, ये एक कंप्लीट साइकिल कहलाता है। और अगर जीरो से लेके t/2 यानी t/2 यानी t का हाफ, t/2 तक जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेरिएशन कहला रहा है ये, ठीक है, ये जो जितना भी वेरिएशन है ये कहलाता है हाफ साइकिल, ठीक है, हाफ साइकिल। तो जीरो से लेके टी तक आपका पूरा कंप्लीट साइकिल होता है और जीरो से लेके t/2 तक हाफ साइकिल होता है, ठीक। तो ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। जीरो से लेके t तक क्या है, कंप्लीट साइकिल, ठीक, कंप्लीट साइकिल। और जीरो से लेके t/2 तक क्या है, हाफ साइकिल, ठीक। तो ये बातें ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कंप्लीट साइकिल आपकी कब होती है और हाफ साइकिल कब होती है,
ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक। और आपका देखो ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया। अब भाई करंट कहाँ से निकलता है, करंट कहाँ से जनरेट होगा, किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से, ठीक है। तो वो सोर्स ऑफ ईएमएफ जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करते हैं, मतलब ऐसा करंट जनरेट करते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड एकदम वैरी करे और डायरेक्शन रिवर्स हो, मतलब इस तरीके का अनोखा करंट, अनोखा ही है करंट ये। तो इस तरीके का अगर अनोखा सा करंट अगर जनरेट जो भी सोर्स ऑफ ईएमएफ करते हैं, ठीक है, जो भी सोर्स ऑफ ईएमएफ ऐसा अनोखा करंट जनरेट करते हैं, उन्हें हम लोग ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एक बात आ गई, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी वही ईएमएफ है जिसका मैग्नीट्यूड वैरी करे और डायरेक्शन बदले। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी सेम ऑल्टरनेटिंग करंट की तरह ही है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ई, इसको भी हम लोग इसी तरह की इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको भी सेम इसी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेयर ई नॉट इज द पीक वैल्यू। अगर हम लोग ईएमएफ और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ बनाएं तो भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ अलग सा ग्राफ नहीं बनेगा, तो भी कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। हालांकि पीक वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ये ई नॉट की पीक वैल्यू ये ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। पीक वैल्यू अलग अलग हो सकती है कि ई नॉट की पीक वैल्यू भाई ज़्यादा हो, आई नॉट की पीक वैल्यू कम है, तो पीक वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक। बाकी इक्वेशन आपकी यही तरीके की रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन यही होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ये होती है। आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक। ये हो गया, ये कुछ बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और है कि ज़रूरी नहीं है हर बार एंगल ओमेगा टी ही हो। ओमेगा टी फेज एंगल कहलाता है, अगर जनरली मैं बताऊं तुम लोगों को, तो ओमेगा टी कहलाता है फेज एंगल, ठीक, फेज एंगल। पर ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं कि ओमेगा टी ही हो, ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकता है, ठीक है। तो ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकता है, वो भी पूरा फेज एंगल कहलाएगा, ठीक है, पूरा एंगल होता है ये भी। ओमेगा टी माइनस फाइव भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओमेगा टी माइनस फाइव भी हो सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हाँ जनरली हम लोग सिर्फ ओमेगा टी ही लिखते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं करंट और ईएमएफ सेम फेज में है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। अभी इनके एंगल में क्या डिफरेंस होता है, कब चेंज होता है, कब प्लस फाइव कब माइनस फाइव हो रहा है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ जनरल से इतना समझो, ये करंट की ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट व्हेन वेरीड विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनता है, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन करंट की क्या होती है, ये होती है आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग 2 पाई एफ से भी डिनोट करते हैं, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई एफ, ये भी होता है एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखना, ठीक। 0 से लेकर टी तक, ठीक, 1 टाइम पीरियड होता है, इसे हम लोग कंप्लीट साइकिल भी कहते हैं, ठीक, कंप्लीट साइकिल। फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी सिमिलर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से करंट को रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से ईएमएफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो जैसे जैसे हम लोग फॉर्मूले करंट के लिए निकालेंगे वैसे वैसे फॉर्मूले ईएमएफ के लिए भी वैलिड होंगे, ठीक है। अभी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे तो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी वही रहेगा, ठीक है, बस जहाँ पे करंट होना होगा वहाँ पे ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे फॉर्मूला हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब आगे देखो, आगे क्या टॉपिक्स हैं, आगे देखो, यहाँ बेसिक सिर्फ इंट्रोडक्शन, सिर्फ इसका बेसिक इतना जनरल आपका बहुत है, ठीक। इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जनरली इससे इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हो गया उससे बन गए, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स हो गए एलआर सीआर एलसीआर सर्किट्स उससे बन गए, ठीक। तो इन सब से बन सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं,
एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन अ कंप्लीट साइकिल, यानी एक अगर कंप्लीट साइकिल में हम देख रहे हैं कि देखो कंप्लीट साइकिल में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा है, ठीक। तो क्या किया इन लोगों ने, जनरल तरीके से, जो एवरेज निकालने का जनरल तरीका होता है, ठीक है, सारी वैल्यू ऐड कर दो और जितने नंबर ऑफ वो डिवीजन हैं उससे डिवाइड कर दो, ठीक। तो जनरल तरीका अपनाया, उससे हम लोग ने एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करी। तो हम लोग ने बेसिकली इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ से ये छोटे छोटे डिविजन्स बनाए, ठीक। इन सब डिविजन्स को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये छोटे छोटे डिविजन्स बनाए, dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये छोटे छोटे डिविजन्स बनाए और उन सब डिविजन्स को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक। तो इस सब के प्रोजेक्शन ही थे, वो सब टेक्निकल में ना जाओ, ठीक। तो यहाँ पे वही सब इंटीग्रेशन हुआ है, डेरिवेशन ये वाली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वही इंटीग्रेशन हुआ है, फिर ये लिमिट्स हैं, लिमिट्स इसमें रख दी गई हैं, टी की जगह पे कैपिटल टी रखा गया, फिर जीरो रखा गया, तो ये आया है कुछ। फिर इन दी एंड क्या आया, जीरो आया। अब जीरो कैसे आया ये मैं बता दे रहा हूँ। ये एंड में देखो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो लिखा है, ठीक है, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो। कायदे से ये ओमेगा टी नहीं होगा, ये कैपिटल टी अगर हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, कैपिटल टी अगर हम लोग ये लिमिट, अगर हायर लिमिट अगर इसमें रखेंगे, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये कॉस ओमेगा कैपिटल टी हो जाएगा। तो ये लिखा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस जीरो। कॉस ओमेगा टी क्या होगा, ये देखो, एफ इक्वल्स 1/t होता है, ठीक है, ये पता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 टाइम पीरियड, ओमेगा इक्वल्स 2πf होता है, ये हमने अभी अभी पढ़ा, देखा है आपने, पहले भी पढ़ा ही होगा। तो f की जगह पे 1/t रख दो, तो ओमेगा इक्वल्स 2π/t हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। f की जगह पे 1/t रख दिया, ठीक है, लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स 2π/t, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो t है इसको उठा के ऊपर भेज दो, क्या बन जाएगा, ये ओमेगा कैपिटल T बन जाएगा, और ये किसके बराबर है, 2π। अब cos 2π यहाँ पे लगाना, ठीक है, cos 2π लगाओगे तो क्या होगा तुम्हारा, cos 2π लगाओगे तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप cos का ग्राफ देखो कुछ ऐसे बनता है, तो cos 2π भी आपका 1 होता है, cos 0 भी आपका 1 होता है, ठीक है। तो ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एवरेज वैल्यू हम देख रहे हैं कि 0 आ रही, पर जनरली ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। जनरली आपकी एवरेज वैल्यू 0 नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा कंक्लूजन कुछ सही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया गया, एवरेज वैल्यू जनरल तरीके से अगर हम निकाल रहे थे तो वो 0 आ रही थी, ठीक है। तो आप यहाँ एमसीक्यू के पर्पज से दिमाग में रख भी सकते हो कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन अ कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0, ठीक है। कंप्लीट साइकिल में अगर 0 से t तक की, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाल लें तो वो 0 आएगी, ठीक है। एवरेज आई निकाल लें तो वो 0 आएगी एक कंप्लीट साइकिल में। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम कंप्लीट साइकिल में नहीं, हम हाफ साइकिल में निकालेंगे। तो यही सेम काम किया बट हाफ साइकिल में किया, यानी t/2, ठीक है, 0 से t/2 हाफ साइकिल में ये काम करा। तो हाफ साइकिल में कुछ फॉर्मूला आया जिससे हम लोग को एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ करंट मिल जाती थी, हमें एक एवरेज वैल्यू मिल जाती थी हाफ साइकिल में, कि भाई आधा साइकिल चलेगा तो कितना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया एवरेज वैल्यू का हाफ साइकिल में, 2I0/π, ठीक, ये फॉर्मूला आया, ठीक है। कंक्लूजन है, इसकी भी डेरिवेशन दी हुई है, आप देखना चाहो देख सकते हो, पर कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बोर्ड्स के पर्पज से इतना ज़रूरी नहीं है इसकी डेरिवेशन। फिर आती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एक कंप्लीट साइकिल में। देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट बेसिकली आपका एक जनरल, एक तरह से कह सकते हो एवरेज वैल्यू ही है, एक तरह से ये एवरेज वैल्यू निकालने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग जनरल तरीका अपनाते थे कि ये इतने सारे नंबर ऑफ डिविजन्स किए, ठीक है, उन सब नंबर ऑफ डिविजन्स को ऐड कर दिया,
फिर डिवाइड कर दिया जितने टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स थे, है ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा करते हैं ना। तो सारे ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया और डिवाइड कर दिया टाइम से, भाई जितने भी नंबर ऑफ डिविजन्स थे। तो ये जनरल तरीका था। रूट मीन स्क्वायर थोड़ा सा एडवांस मेथड है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, मोर एक्यूरेट है। ठीक, क्या तरीका है? रूट मीन स्क्वायर, नाम से देखो, ठीक है, नाम से देखो इसको, नाम से समझो, रूट मीन स्क्वायर, ठीक, ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट का हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है हमें? पहले करंट का स्क्वायर करो, ठीक है, स्क्वायर, फिर करंट का मीन निकालो, करंट का मीन जो स्क्वायर आया है उसका मीन निकालो, ठीक है, जितने भी स्क्वायर होंगे, मतलब इंटीग्रेट करना है, ठीक, मीन निकाला, फिर जो मीन आया है उसका अंडर रूट कर दो, रूट, तो यहां से आपकी आएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। क्या बोला मैंने? ऐसा होता है ना, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले करंट का स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसी स्क्वायर का मीन निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर निकाला, फिर उसी स्क्वायर का मीन निकाला, फिर उसी मीन का अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो यही कहलाता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक, इसकी भी डेरिवेशन दी है बुक्स में, आप चाहो तो देख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, जो बुक है उसमें भी ये सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक, तो यही सब चीज़ें हैं, तो इसको देख सकते हो आराम से डेरिवेशन, ठीक है, पर वहाँ पे डेरिवेशन ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको मैं वो डेरिवेशन यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का, विच इज़ आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू, वेयर आई नॉट क्या है? आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई नॉट क्या होती है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया है आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के लिए। ठीक, अब आपसे पूछ लिया है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ये आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू। अब कोई आपसे कह दे आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालो, तो क्या होगा? ठीक है, आपसे किसी ने कह दिया आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू है, ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगा? तो यहां पे मैं बता दूं आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ यानी ई आरएमएस होगा ई नॉट अपॉन टू। ठीक है, तो जो फॉर्मूला करंट के लिए आ रहा है वही फॉर्मूला, वैसा ही फॉर्मूला, सेम वैसा ही फॉर्मूला आपका ईएमएफ के लिए भी आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी है, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ की इक्वेशन भी तो ऐसी ही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो दोनों की इक्वेशन रिजेंबल कर रही है ना, तो उनके फॉर्मुलेज भी आपस में रिजेंबल करेंगे। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट अगर आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू है, ठीक है, तो ये ई आरएमएस यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी वैसी ही होगी, ई नॉट अपॉन अंडर रूट टू, वेयर ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो ये ई नॉट अपॉन अंडर रूट टू। तो यहाँ से कभी आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालने को बोला जाए तो आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू कर लेना, कभी आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालने को बोलना जाए तो ई नॉट अपॉन अंडर रूट टू कर देना, वेयर ई नॉट एंड आई नॉट आर द पीक वैल्यूज। ठीक, तो ये कुछ टॉपिक्स थे। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है फेजर डायग्राम, फेज एंड फेजर डायग्राम। फेजर्स एंड फेजर डायग्राम क्या होता है? अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एज वेक्टर्स, ये मेन इंपॉर्टेंट बात, विद द फेज एंगल इज नोन एज फेजर डायग्राम। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कहूं कि मैं करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को, दोनों को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करूं, कि भाई उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करूं, ठीक, मतलब एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करूं और वेक्टर का डायग्राम बनाऊं, ठीक, अगर वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करूं और वेक्टर डायग्राम बनाऊं इनका, तो वो डायग्राम कहलाता है फेजर डायग्राम। ठीक, इसको और क्लियरली समझाने के लिए देखो, इसको अगर और क्लियरली समझना चाहते हो तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई, मैं ये इनको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिस तरह वेक्टर में हम लोग बनाते थे
ये वेक्टर ए है, ठीक, ये वेक्टर बी है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी हो गया, ऐसा वेक्टर की तरह बनाते थे, इनके बीच का एंगल थीटा हो गया, ऐसा बनाते थे, ठीक। तो वैसे ही वेक्टर की तरह डायग्राम बनाना है, इनको वेक्टर क्वांटिटी में नहीं बदल दे रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर की तरह इनका डायग्राम बना रहा हूँ, वो डायग्राम फेजर डायग्राम कहलाता है। और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो, मैंने ईएमएफ की इक्वेशन लिखी, ई इक्वल साइन ओमेगा टी। अब मैं यहाँ पे ये बता दूँ, ईएमएफ की इक्वेशन आप ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा बी टी लिख सकते हो, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप सिंबल यहाँ पे e यूज करो चाहे v यूज करो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। दोनों होते तो आपके ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस ही है तो दोनों वोल्टेज, बस एक पूरा सेल इंक्लूड कर रहा है और एक सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच का टर्मिनल डिफरेंस है, ठीक है। तो v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी फॉर्मूला देखोगे आप बहुत जगह, तो ये भी सही है, ठीक है। E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो, v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो, यहाँ पे इतना कुछ ऐसा फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो मेरी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, v इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है मेरे पास, I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है मान लो, ठीक है, या ओमेगा टी, हाँ ठीक है, ये है। अब मान लो दोनों के बीच में मेरे को फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच के जो एंगल हैं उनका डिफरेंस निकालो। फेज डिफरेंस बेसिकली यही होता है, ठीक। दोनों के बीच का मेरे को अगर फेज डिफरेंस निकालूं, दोनों के बीच का मतलब एंगल में कितना डिफरेंस है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच का क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, ठीक है। हालांकि उल्टा होना चाहिए पर यहाँ पे ऐसा भी ठीक है, ठीक। तो यह फाइव आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे फेज डिफरेंस फाइव आ रहा है, ठीक, कह सकते हैं, ठीक, अगर ऐसा कोई इक्वेशन दी हुई है, ठीक। तो इनके बीच अगर मैं अभी वेक्टर डायग्राम बनाऊं, तो इनके बीच अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊं, तो अगर मैं ईएमएफ को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, ये मेरा ईएमएफ है, और मैं करंट को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूं आई, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, फाइव। ये एज अ वेक्टर डायग्राम बन गए। देखो मेरा ईएमएफ इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, ठीक है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है फाई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट हो गए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये कहलाता है फेजर डायग्राम्स, ठीक है, जहां पे हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, तो उसे फेजर कहते हैं, और ये जो पूरा डायग्राम बनता है इसे फेजर डायग्राम कहते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायग्राम आपका जो आपके आने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स हैं, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट्स, एलसीआर सर्किट्स, उसमें बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे फेजर डायग्राम जरूर समझो। नहीं तो इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एक और एग्जाम्पल कैसे, यहाँ पे देखो अगर ऐसे था, ठीक, यहाँ पे इनके बीच में कुछ एंगल का डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ पे एंगल का डिफरेंस बना लिया। अब अगर मान लो आपने जो जनरल इक्वेशन पढ़ी, हम उसी के हिसाब से चलते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये पढ़ा है हमने जनरल इक्वेशंस, ठीक है। ऐसे भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अब इनके बीच का फेज डिफरेंस निकालो, इनके बीच के जो एंगल्स हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालो, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, जीरो है। इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है क्या है, जीरो है। तो हम इनका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो इनका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा भाई, दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल जीरो है। इसका मतलब क्या है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं ईएमएफ को रिप्रेजेंट करूँ ऐसे, तो मैं करंट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सेम उसी डायरेक्शन में मैं करंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दोनों के बीच का एंगल जीरो है, ठीक है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ठीक। तो ये भी एक तरह का फेजर डायग्राम ही है कि ईएमएफ के ऊपर करंट चल रहा है। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल जीरो है। ये ईएमएफ है, ये देखो सीधा चल रहा, ये करंट है, ये भी सीधा चल रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पे दोनों का फेज तो भाई सेम है ना, फेज डिफरेंस जीरो है, ठीक, दोनों का फेज सेम है, ठीक। तो ये भी एक तरह का फेजर डायग्राम है, ठीक। तो फेजर डायग्राम आपका ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं,
ठीक है। तो बस बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर की तरह इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी हमारा वेक्टर एडिशन और वगैरह चलता था, हम इन्हें वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस वेक्टर क्वांटिटी नहीं बना रहे हैं, वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे चीज़ें थी, और यही रिप्रेजेंटेशन को हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन आपको आगे बहुत काम आएगा। ठीक, हाँ जी। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या क्या हैं देखो। तो आज ये तो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। फिर आगे जैसे हम लोग और टॉपिक्स की तरफ प्रोसीड करते जाएंगे, हम लोग और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग को पसंद आता हो तो लाइक मार दिया करो, तुम लोग को अच्छा लगते हो, अपना ओपिनियन शेयर करना चाहा करो तो कमेंट में कर दिया करो। कोई भी डाउट क्वेरी हुआ करे वो भी कमेंट में लिख दिया करो, मैं सारे कमेंट्स तुम लोग के पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ होता है, कुछ डाउट वगैरह होगा तो मैं कहीं यहाँ पे इसी पीपीटी में मैं कभी ना कभी उसको ऐड करके वो डाउट क्वेरी वहीं पे सॉल्व कर लिया करूँगा। ठीक है, तो तुम्हारी अगली वीडियो में जैसे कोई डाउट आता है तो वो अगली वीडियो में तुम्हारा क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो तुम कमेंट में डाउट लिख सकते हो आराम से। ठीक है, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, बढ़िया लाइक वाइक कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, आगे एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन एसी जनरेटर जनरेट्स एन ईएमएफ बाई दिस इक्वेशन। ये इंस्टेंटेनियस दिया हुआ है। ठीक है, ई इक्वल 311 साइन 100 पाई टी वोल्ट। ठीक, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड बाय द जनरेटर। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक एसी जनरेटर है, वो ईएमएफ जनरेट करता है। ठीक है, जनरेटर सबने देखा है, तो वो एसी जनरेटर ईएमएफ जनरेट करता है ऑफ इतना वैल्यू, इतनी वैल्यू का ईएमएफ जनरेट करता है। कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी ईएमएफ की। तो कह रहा है यहाँ पे ये इक्वेशन दी है, तो आप आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकाल के दिखाओ, मतलब ई आरएमएस निकालो। ई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता था, ई आरएमएस का फॉर्मूला होता था ई नॉट अपॉन √2। ठीक, ये होता था। ई नॉट कहाँ से निकालोगे, तो ये जो इक्वेशन दी है ईएमएफ की, ई इक्वल्स 311 साइन 100 पाई टी, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो। जनरल इक्वेशन कौन सी है आपकी, E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जनरल इक्वेशन है, ये हम लोगों ने पढ़ी है, जनरल इक्वेशन है भाई। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, और जो जो वैल्यू अलाइक हो उनको सेम कर लो। तो देखो साइन ओमेगा टी और ये साइन की पूरी वैल्यू ये अलग कर लो। ठीक है, और बचा हुआ क्या है, ई नॉट। तो ई नॉट किसके बराबर रिजेंबल हो रहा है, 311 के बराबर, यानी यहाँ पे आपको ई नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 311 वोल्ट। ठीक, तो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो गई। ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। अब इस ई नॉट को आप इस फॉर्मूले में रखोगे, ई आरएमएस के फॉर्मूले में रखोगे, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 311 अपॉन √2। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका आंसर आएगा 220 वोल्ट के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, मे बी 119 वोल्ट पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 118 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको 220 वोल्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और मोस्ट ऑफ द केस में जो आपकी आरएमएस वैल्यू आएगी, मोस्ट ऑफ द केस में, हर केस में नहीं, ठीक है, हर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केस में 80 to 90% आपकी जनरल 220 वोल्ट ही आती है। और इवन आपके जो घर में जो सप्लाई आती है ईएमएफ की, ठीक है, वो भी 220 वोल्ट ही आती है। आपने देखा होगा, अप्लायंसेस में देखा होगा 220 वोल्ट रेटेड होते हैं। आपके जो बल्ब्स होते हैं, जो भी आपके अप्लायंसेस होते हैं, सब पे 220 वोल्ट आते हैं, क्योंकि आपके जो हाउस होल्ड में, आपके घर में जो सप्लाई आती है ईएमएफ की, जो आपका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की सप्लाई आती है, वो कितनी आती है, 220 वोल्ट आती है। ठीक है, पावर स्टेशन पे तो अलग वैल्यू जनरेट होती है। पावर स्टेशन पे तो कुछ 11,000 वोल्ट कुछ ऐसे जनरेट होती है, 22,000 वोल्ट ऐसे कुछ जनरेट होती है। ठीक है, पावर स्टेशन में, जो भी आपका पावर स्टेशन होता होगा। फिर पावर स्टेशन पे घर आते आते आपकी वैल्यू इतनी होती है, इतनी वैल्यू आपके घर में आती है, और इतनी वैल्यू सफिशिएंट होती है। ठीक है, हर अप्लायंस को चलाने के लिए। ठीक, तो यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो बेसिकली आपको जो अप्लायंस में रेटेड होते हैं, जो आपकी 220 वोल्ट लिखी होती है, वो आरएमएस वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, आपको जो भी ईएमएफ आपको मिलता है ना, जो भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपको जो भी वोल्टेज मिलता है,
वो वोल्टेज 220 वोल्ट जनरली आपको घर में मिलता है, तो वो वोल्टेज एक्चुअली में आरएमएस वोल्टेज होता है, आपका कोई जनरल ऐसा वैसा वोल्टेज नहीं होता, वो आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू दी हुई होती है। पीक वैल्यू तो आपकी 311 वोल्ट जा रही होती है, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू दी होती है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्टेंटेनियस करंट इन एसी इज the instantaneous current in an AC circuit is I equals 0.5 sin 314t. What is the value of RMS value? सेकेंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। तो सबसे पहले करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे दी गई है, I इक्वल्स 0.5 साइन 314t। ये करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन दे दी गई है यहाँ पे। इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो और जो जो वैल्यू तुम्हें मिल जाए वो नोट कर लो। तो इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा, I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, जनरल इक्वेशन यही है। इससे कंपेयर करो इसको, आई नॉट किसके बराबर हो गया, 0.5 के, तो यानी आई नॉट इक्वल्स 0.5 एम्पेयर। ठीक, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गई। यहाँ पे देखो टी को टी से रिजेंबल हो रहा है, टी और टी में कोई चेंज नहीं है। ठीक, साइन में कोई चेंज नहीं है। ओमेगा देखो किसके बराबर दिख रहा है, फिर बचा हुआ क्या है, ओमेगा है। ये जो ओमेगा है किसके बराबर दिख रहा है, 314 के, तो यानी यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ गई 314। ठीक, ये हो गया। अब इतनी वैल्यू आपके पास गिवन है, आपको क्या क्या निकालना है, आपको फर्स्ट निकालना है आई आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, सेकंड निकालना है फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू निकालनी है जनरल। ठीक है, पहले आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, वहाँ पे ईएमएफ निकाल लेते, यहाँ पे करंट निकाल लेंगे। आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 होता है आई आरएमएस, तो आई नॉट की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दोगे, तो आई आरएमएस अगर रखोगे तो आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 आएगा। ठीक, तो यानी आप रखोगे तो ये आ जाएगा 0.5 अपॉन √2। इसको सॉल्व करोगे तो आई गेस 0.35 आना चाहिए जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेना कि 0.35 आ रहा है क्या आ रहा है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर की सुविधा आपको आईएससी बोर्ड्स प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। तो 0.35 एम्पेयर आई गेस आएगा। ठीक है, नहीं तो देख लेना 0.35 एम्पेयर ही आएगा। ठीक, तो पहला आपका आरएमएस वैल्यू तो आ गई भाई 0.35 एम्पेयर, ठीक है, मान ले रहे हैं। ठीक, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको ओमेगा की वैल्यू दी है 314, और याद करो मैंने ओमेगा का एक फॉर्मूला बताया था, ओमेगा इक्वल्स 2πf, ये बताया था। अब ओमेगा की यहाँ पे वैल्यू रख दो, 314 इक्वल्स 2πf। ठीक, अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे f इक्वल्स, ठीक है, 2π को नीचे ले जाओ, 314 अपॉन 2π, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका 50 हर्ट्स के इक्वल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 50 हर्ट्स, हर्ट्स होती है मतलब। ठीक, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 50, तो इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो 50 आएगी बेसिकली। ठीक, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है, 50 हर्ट्ज, यानी अगर ऑप्शन ए आपका 0.35 एम्पेयर है। ठीक है, इसको यहाँ पे देख सकते हो, हाँ इसको देख सकते हो, ये हाँ आई आरएमएस की वैल्यू आ रही है 0.35 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 50 हर्ट्ज। तो ये वैल्यू किससे रिजेंबल हो रही है, ऑप्शन बी से, 0.35 एम्पेयर एंड 50 हर्ट्ज। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, RMS value of alternating EMF is this, find the peak value of this। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा सा है, पीक वैल्यू ऑफ EMF इज दिस, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पीक वैल्यू ऑफ EMF दे दी गई है, आई नॉट दे दिया है 141। ठीक है, सॉरी EMF है ना, तो ई नॉट है। पीक वैल्यू ऑफ EMF दे दिया है 141 वोल्ट। ठीक, RMS वैल्यू ऑफ EMF पूछ रहे हैं, तो RMS वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, RMS हो जाएगा ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कुछ अलग नहीं है।
तो यहाँ से निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 141 अपॉन √2। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हो, 1.41 इंटू 100 विच इज़ 100√2। तो हाँ ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक लगाई है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो कैलकुलेटर से कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक सी कह सकते हो लगाई है। क्या 141 को आप कैसे लिख सकते हो, 1.41 इंटू 100 लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब तुम ऐसा लिखना चाहो, तुम ऐसे सॉल्व करना चाहो, कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बाकी तुम्हारे पास भाई कैलकुलेटर है, तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो, तुम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। पर यहाँ पे जो मेरे पास अगर मान लो कैलकुलेटर नहीं, तो मैंने कैसे करा, मैंने 141 को 1.41 इंटू 100 लिख दिया। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। तो अगर अप्रोक्सीमेशन में अगर हम लें तो 1.41 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में, इतना तो चलता है भाई। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेशन में √2 लिख सकता हूँ, ठीक है, √2 इंटू 100, 141 को लिख रहा हूँ ये सब, ठीक है। तो 141 की जगह पे मैं 100 √2 लिख दूँ, तो 141 की जगह मैंने 100 √2 लिख दिया, और यहाँ पे √2 नीचे था तो इसको देखो कट गया, यहाँ पे क्या बचा 100 वोल्ट। तो यानी आपकी ERMS की वैल्यू क्या आ रही है, 100 वोल्ट। आप कैलकुलेटर से भी निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली इतनी ही आएगी, उसमें भी कुछ 99 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 100 वोल्ट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऐसा कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो जितना पढ़ा है आज हम लोग ने, उसी से रिलेटेड आज MCQs किए हैं, उसी से रिलेटेड ऐसे तरीके से MCQs बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा दिया हो, RMS वैल्यू दे दी हो, फिर पीक वैल्यू निकालनी हो। आपकी RMS वैल्यू दे दी कि भाई कुछ है 100 वोल्ट है, ठीक, पीक वैल्यू ऑफ EMF निकालो। पीक वैल्यू कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले से निकालोगे, √2 को ऊपर भेज देना बस। ये क्या हो जाएगा, ERMS इंटू √2, ये मल्टीप्लाई कर देना तो पीक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, किसी भी तरीके से बन सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है भाई, तो चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं, गुड नाइट, चलो।